हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ISR साइंस एकेडमी। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा था। थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर को हल्का सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखिए सॉलिड स्टेट पे एक लेक्चर हो चुका है अपना। तो जो अभी जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वो प्रीवियस वीडियो एक बार देख के चलें केमिस्ट्री का। सॉलिड स्टेट में मैंने क्लासिफिकेशन वगैरह दे दिया था, वहां पे कुछ टाइप्स बता दिए थे। तो आगे के लेक्चर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके लिए आप लोग एक बार पहले से प्रीवियस वाला जो हमारा लेक्चर है वो एक बार देख ले। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी अच्छी सी स्टडी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, एक लेक्चर हुआ है। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए एक बार, जो भी पहले है, क्योंकि वहां पे सारा कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह पहले भी दे दिया है। उस इंट्रोडक्शन को आज मैं थोड़ा सा और मतलब एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे चैप्टर में। और आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं सॉलिड स्टेट में बताने वाला हूं, तो इस लेक्चर को मिस मत कीजिए। सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो डेरिवेटिव हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं पहले, उसको एक बार देख लीजिए, फिर चैप्टर को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। अब सॉलिड स्टेट होता क्या है? तो जनरली ऐसी कोई भी चीजें जिनके पास डेफिनेट शेप है, साइज है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, उनको हम लोग सॉलिड कंसिडर करते हैं। बट सॉलिड में भी हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉलिड एक क्या हो सकते हैं हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकता है, और दूसरा हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड हो सकता है। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने बोला भी था आप लोगों को कि एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, और सूडो सॉलिड को किसी किसी जगह पे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो मेजरली अगर मैं बोलूँ सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट को दो तरीके से क्लासिफाई कर देंगे। एक हो जाएगा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? अब यहाँ पे जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो एमॉर्फस में डील नहीं करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला हुआ है कि यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग चार तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे इसमें एक आ जाता है अपने पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड आ जाता है हमारे पास इसमें आयोनिक सॉलिड, और फोर्थ आ जाता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो फिर से तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको देता है। एक हो जाते हैं हमारे पास पोलार मॉलिक्यूलर, दूसरे हो जाते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूलर, और थर्ड हमारे पास हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। राइट, तो प्रीवियस लेक्चर में ये क्लासिफिकेशन मैंने दे दिए थे, प्लस मैंने वहां पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का जो है वो डिस्टिंग्विश भी कराया था, जो बोर्ड्स में या सीईटी में उसके ऊपर क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैंने सॉलिड की तीन चार प्रॉपर्टीज बताई थी। अगर हम लोग सॉलिड को देखें तो इसकी तीन चार प्रॉपर्टी होती है, जैसे आइसोमॉर्फस, दूसरा इसमें आ जाता है पॉलीमॉर्फस, थर्ड एक प्रॉपर्टी आती है इसमें आइसोट्रॉपी, और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है एनाइसोट्रॉपी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने काफी अच्छे से कवर किया हुआ है।
तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग एक बार देखें अगर नहीं देखा होगा तो। और यहाँ से देखो डिस्टिंग्विश वगैरह पे जो नोट्स वगैरह हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को कंप्लीटली बता दिया था। आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, आयनिक और मेटालिक सॉलिड पे। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट सेल के टॉपिक पे, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ डेरिवेशन जो एग्जाम में आते ही हैं, तुमको अल्टरनेटिवली आप लोग देखेंगे तो तुमको यूनिट सेल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा भर भर के क्वेश्चन है। और अगर मैं बोलूँ सॉलिड स्टेट का जो मेजर पार्ट है, ठीक है, यूनिट सेल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना सॉलिड स्टेट मतलब जितने भी क्वेश्चन है भर भर के आप लोगों को क्वेश्चन यूनिट सेल पे दिखेंगे। तो उसको आज अच्छे से हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज का वीडियो मिस मत कीजिए आप लोग, और इसी तरह से हमारा पोर्शन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस लास्ट टाइम क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिस्टिंग्विश हो गया था। अगेन मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासिफाई होता है सबसे पहले किसमें, मैंने क्या बोला, इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। सेकंड इसमें अपने पास क्या आ गया था, आयनिक सॉलिड। थर्ड क्या है, कोवेलेंट सॉलिड। और फोर्थ हमारे पास क्या है, मेटालिक सॉलिड। अब देखो ये जो चीजें है ना, ये अपने नाम से ही कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये मतलब होता है कि जो चीजें मॉलिक्यूल को कंबाइन करके बन रही हैं। जैसे अगर मैं कोई मेटालिक सॉलिड लूं, चलो मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। जैसे सपोज करो मेटल का कोई लैटिस है, तो वहां पे अगर ये आयरन का लैटिस है तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, Fe के एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे ऐसे लाइन से। ये सारे जो एटम होंगे वो किसके प्रेजेंट होंगे अपने पास, Fe के होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो लैटिस बन रहा है वो एक टाइप से क्या हो रहा है, एटम के अरेंजमेंट से बन रहा है। एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब जाके एक लैटिस बन रहा है। और स्पेशली अगर मेटल के एटम कंबाइन होकर कोई सॉलिड बना रहे हैं, मेटालिक एटम के कॉम्बिनेशन से अगर अपने पास कोई सॉलिड बनता है तो दैट इज मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड अपने आप में एक स्पेसिफिक वर्ड है जो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो मेटल का लैटिस बना हुआ है वो मेटालिक एटम से बना हुआ है। और जनरली मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो थोड़े से आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। ये क्लासिफिकेशन के बाद मैं इसके बाद थोड़ा सा नोट्स भी दे दूंगा कि हम लोग मेजरली इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एक अपने पास एक नोट टाइप भी बना होगा जिसको हम लोग फर्दर बाद में रीड कर सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट, अब देखो वर्ड से ही क्या समझ में आता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बनाते कौन है, तो कोवेलेंट नॉन मेटल्स बनाते हैं। तो जनरली अगर कभी भी मेटालिक सॉलिड बोला जा रहा है या कोवेलेंट सॉलिड बोला जा रहा है तो इसमें जो मेजर डिफरेंस होगा, मेटालिक सॉलिड हमेशा किसको रिलेट करेंगे, मेटल्स को, और नॉन मेटालिक सॉलिड जो है वो रिलेट करते हैं कोवेलेंट सॉलिड को। तो हम लोग एक दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल है इन्हीं से क्या बनता है, कोवेलेंट सॉलिड फॉर्म होता है, बराबर। अब कोवेलेंट सॉलिड जनरली क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो इसमें पोलार नेचर वगैरह देखने को हमको बहुत कम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल। कोवेलेंट सॉलिड के हमको तीन एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और इसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का फुलरीन, जो हमको 10th या 9th के भी पोर्शन में बहुत बार रिपीट होता है बट हम लोग उतना फोकस नहीं करते। यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जनरली नोट लिखने को आया है। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो तो उस पे बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन आया, राइट अ नोट ऑन डायमंड, या राइट अ नोट ऑन ग्रेफाइट, या राइट अ नोट ऑन फुलरीन्स, ठीक है। और कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कोवेलेंट क्लियर हो गया। अगर हम मेटालिक सॉलिड बोल रहे हैं तो जनरली वो क्या होगा, मेटल को रिलेट करेगा, मेटालिक एटम्स को रिलेट करेगा। कोवेलेंट सॉलिड अगर हम लोग बोल रहे हैं तो एक चीज तो परफेक्ट है कि वो हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, राइट। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, गुड कंडक्टिविटी, सोनोरस, मेलिएबिलिटी,
वाइब्रेशन, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसी की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी कोवेलेंट सॉलिड शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड देखो बेसिकली क्या होता है, आयन से बना हुआ होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि NaCl है मेरे पास, ठीक है, तो इस NaCl को लिखते ही यहाँ पे हमको समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एक चीज नोटिस कीजिए, मेटालिक सॉलिड में मैंने कोई चार्ज वगैरह की बात नहीं की, नॉन मेटालिक में मैंने कोई भी चार्ज फॉर्मेशन की बात नहीं की, ना इवन पोलैरिटी वगैरह की बात की। जो पोलार नेचर होगा वो किस में हो जाता है, आयनिक सॉलिड। ऐसा कोई सॉलिड जो अलग अलग आयंस को कंबाइन करके बन रहा है, दैट इज मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में सारे मेटल के पार्टिकल होंगे, कोवेलेंट सॉलिड में अपने पास, ठीक है, नॉन मेटालिक सॉलिड होगा जनरली। और इस पे भी ये टॉपिक स्पेशली अपने को पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जैसा मैंने बोला ये सारे टॉपिक्स आ चुके हैं अपने पास। आयनिक सॉलिड कब बनेगा, जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन आपस में कंबाइन हो जाएंगे उस सॉलिड को बनते टाइम। ठीक है, अब NaCl हो गया, जैसे KCl हो गया। तो एक अगर ओवरऑल व्यू में दो, तो जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये जनरली कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट कौन करेगा, पी ब्लॉक वाले पकड़ लीजिए। तो पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के मेटालिक ही होंगे या सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के कोवेलेंट ही होंगे। ठीक है, ये अपने को भी पता है कि पी ब्लॉक में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। क्लियर है, तो कुछ अगर मतलब स्पेशली कोवेलेंट सॉलिड देखना है तो हम लोग पी ब्लॉक को पकड़ सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड जनरली कौन, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आयनिक कंपाउंड बनाते कौन से, तो आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कहां पे आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं बोलूं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो जनरली क्या शो करते हैं, आयनिक सॉलिड अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट अपने आप पास आ जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये जितने भी सॉलिड के टाइप मैंने बताए, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के, ठीक है, ये एटम से बने हुए सॉलिड है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड अपने आप में ही एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में बोल रहा हूं, तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग बोले कि हमारे पास H2O है, तो क्या ये कोई एटम है क्या, H2O इज नॉट एन एटम, इट इज एन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे रख देते हैं, एक H2O यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसके टेम्परेचर प्रेशर के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ कर दी जाए, मतलब कुछ ज्यादा कम कर दिया जाए, या ऐसा बोल लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पे इनको लेके जाया जाए, तो वाटर जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। बट अगर इसके टेम्परेचर प्रेशर में मैं कुछ चेंज करूं तो यही चीज किस में बदल जाती है, सॉलिड में। तो अब जब मॉलिक्यूल के कॉन्ट्रैक्शन से कोई चीज बनती है, अब अपने को पता है कि हम अगर गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करें तो वो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड पे अगर प्रेशर अप्लाई करें तो किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो इन मॉलिक्यूल पे जो प्रेशर लगाया गया है, जिसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सॉलिड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसीलिए इसमें तीन अलग अलग टाइप आए हुए हैं। पहला मैंने क्या बोला था, इसमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। दूसरा इसमें क्या आ गया था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड इसमें क्या आ गए थे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो देखो मेजर डिफरेंस, अगर हम लोग बोले मेटालिक सॉलिड में, तो मेटल्स के एटम होंगे स्पेसिफिकली, राइट, मेटालिक प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करेंगे। कोवेलेंट सॉलिड बोलते ही अपने को स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि वो क्या होगा, हमेशा नॉन मेटल के कंपाउंड होंगे। आयनिक में क्या होगा, आयंस जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कोई आयंस जब सॉलिड बनाएगा तो दैट इज आयनिक सॉलिड। और मॉलिक्यूलर में क्या हो जाएगा, जब पूरे के पूरे क्या करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर कोई सॉलिड बनाएंगे, तो दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये चीज क्या है, देखते हैं इसको। अब देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं फर्स्ट लेके चलूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
तो अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे ना तो ये सारी चीजें 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर से उठाई गई है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास HCl है, तो HCl क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस। ये दूसरा HCl है, H प्लस और Cl माइनस। ये तीसरा HCl का मॉलिक्यूल है, H प्लस और Cl माइनस। ये चौथा है, H प्लस और Cl माइनस। क्लियर है। अब इनके अंदर क्या होगा, पोलैरिटी है। पोलैरिटी क्यों है, ऐसे मॉलिक्यूल जो दोनों चार्ज कंटेन करते हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर। अब इनके इंटरेक्शन से जो सॉलिड बनेगा, क्लियर है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, बट जब ये आपस में इंटरेक्ट होकर सॉलिड फॉर्म में जाएंगे, इनके पास डाइपोल है, बराबर, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल और ये पोलर मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होके एक सॉलिड बनाते हैं, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या आ जाता है अपने पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये क्या चीज है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे अगर मैं बोल दूं कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल में जनरली क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। तुमने पढ़ा होगा कि इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं ऐसे, ठीक है, जनरली तो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपने पास, गैसियस फॉर्म में। बट मान लो हम लोग ने देखा हुआ है जैसे मार्केट में ड्राई आइस वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर मैं कंबाइन कर दूं आपस में और इनसे एक सॉलिड जनरेट करूं या इनसे एक सॉलिड बनाऊं, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है। पोलर मॉलिक्यूलर में, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा, वो पोलैरिटी को एग्जिबिट करेगा। नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल से तुम सॉलिड बना रहे हो वो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, उसका नेट डाइपोल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और लास्ट हमारे पास थर्ड क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते क्या हैं, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया। अब ये चीज तो अपने को पता है, देखो 11th में हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कौन है, तो हमारे पास आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन कौन बनाते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, उसमें भी कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। ये अगर अपने को एटम दिख जाए किसी भी मॉलिक्यूल में, तो इनके पास एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। जैसे अगर मैं बोलूँ वाटर है, तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, बट इसके टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मैं कुछ कम ज्यादा करूं तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। बट ये सॉलिड फॉर्म में आएंगे कैसे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, मान लो कि वाटर को तुमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया कुछ प्रेशर टेम्परेचर पे चेंज करके, ठीक है, फैक्ट है कि वो सॉलिड में आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो जब भी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो जाए तो वो किस में काउंट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काउंटिंग में आ जाएंगे। ठीक है, राइट। जैसे HCl भी था, अगर HCl को भी हम लोग लेके चलते, बट यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता। बट यहाँ पे अगर जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग इसमें लें, तो जैसे NH3 का मॉलिक्यूल है, अमोनिया वगैरह होता है, तो अमोनिया पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो इसके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन भी शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन भी। तो ये मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन जब भी किसी मॉलिक्यूल में आता है और वो मिलके एक सॉलिड बनाएंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हुआ ये टॉपिक यहाँ तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश भी दे देता हूँ इसके बारे में, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्लासिफिकेशन लिख दिए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं जो अपने को पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक हो सकते हैं, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। अब इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अपने को क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज करो कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, तो आयनिक किससे फॉर्म होंगे, आयन से, स्टार्टिंग में बताया मैंने। मेटालिक कैसे फॉर्म होंगे, मेटालिक एटम से, कोवेलेंट नॉन मेटल से, और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से फॉर्म होंगे जनरली।
ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे इनके बीच में, तो आयनिक जो सॉलिड होगा वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मेटालिक कैसे बनेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग से बनेंगे। कोवेलेंट कैसे बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से। और मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे बनेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, दैट इज डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल, लंडन फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 5 टाइप के तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएंगे, वेंडरवॉल, वहां से इनका फॉर्मेशन होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो जनरली देखा होगा तुमने, सॉल्ट वगैरह की मेल्टिंग पॉइंट पता की होगी। सॉल्ट क्या होते हैं, जनरली आयनिक होते हैं नेचर में। तो जो आयनिक सॉल्ट होते हैं ना, उनके बीच में आयंस मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मान लो ये मॉलिक्यूल है आपस में, ठीक है, इसको मेल्ट करना है। इसके बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम लोग चीजों को हीट करते हैं तो एटम्स नहीं ब्रेक होते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जनरली जब भी आयनिक वर्ड आ जाता है तो यहां से ये क्लिक हो जाना चाहिए अपने को कि उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, स्ट्रांग होगी। उसके बाद मेटल्स की भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, जनरली हाई होगी। कोवेलेंट में सारे कोवेलेंट कंपाउंड की हाई होगी क्या, तो आंसर है नहीं। बट कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड अर्थ पे अभी तक का नोन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कंसिस्ट करने वाला सब्सटेंस है, राइट। तो कोवेलेंट में कुछ ऐसे एटम है, ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे जायंट स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंसिस्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होती है। तो अगर एक कंपेयर करें तो हम लोग कुछ सब्सटेंस हैं हमारे पास जो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंसिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, जनरली बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में वेंडरवॉल, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, जैसे थोड़ी सी हीट मिलती है वो आपस में ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट पे अगर चले, कंडक्टिविटी। आयनिक जो होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉल्ट को तुमने सुना होगा, सॉल्ट अगर जनरली सॉलिड फॉर्म में है तो वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूव करने की जगह नहीं होती, उनको मूव करने का कोई भी जगह नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसको तुमने किसी चीज में डिसॉल्व कर दिया तो उनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देखा होगा ना 3 इडियट, उसमें बोलता है सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। तो अगर सॉल्ट मॉल्टेन फॉर्म में है या डिसॉल्व फॉर्म में, दैट एग्जिबिट हाईएस्ट कंडक्टिविटी, इवन वो सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हम लोग उसको, वाटर है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और वो आयन को मूव करने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इन मॉल्टेन स्टेट आयनिक क्या है, गुड कंडक्टर है। बट अगर बोल दे सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर है, वो कुछ भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। मेटालिक तो जनरली क्या करते हैं, अपने को पता है जितने भी मेटालिक वायर हैं सब कंडक्टर होते हैं, इवन ये हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके वजह से अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह होती है वो मेटल्स की होती है। नेक्स्ट कोवेलेंट पे आए तो कार्बन कार्बन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर में, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। इवन इन सम केसेस दे आर एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है, रोक देते हैं करंट को, पास ही नहीं होने देंगे। प्लास्टिक पकड़ लो, ठीक है, रबर पकड़ लो, ये सारी चीजें क्या है, कोवेलेंट है नेचर में, तो क्या होंगी, बैड कंडक्टर। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बहुत कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो जनरली अगर हाईएस्ट देखना है तो मेटल, ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में देख रहे हो तो आयनिक। एग्जाम्पल देख लो, आयनिक सॉलिड के क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला NaCl KCl, इनके ऊपर चार्जेस बने होंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हो गया अपने पास आयनिक सॉलिड। मेटालिक क्या हो गए, कोई भी डी ब्लॉक के, जनरली जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं अपने को, मेटालिक बॉन्ड। कोवेलेंट सॉलिड क्या हो गए, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बोला जो पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स है जनरली वो अपने को कोवेलेंट सॉलिड का फॉर्मेट देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड एक एक मॉलिक्यूल होगा जो आपस में जुड़ा होगा, जैसे देखो वाटर वाटर से कंबाइन हो जाए, NH3 से कंबाइन हो जाए, इसमें भी डिपेंड करता है कि पोलार ले रहे हो, नॉन पोलार ले रहे हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड।
तो इन दोनों का एग्जांपल लास्ट में दिया मैंने, वाटर और NH3 दोनों भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जो कि एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट सेल की तरफ, ठीक है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूनिट सेल होते क्या है, तो क्या आंसर है इसका आप लोगों के पास, बताइए फटाफट। ठीक है, क्या आंसर है यूनिट सेल का अपने पास, व्हाट इज अ यूनिट सेल, हाउ विल यू डिफाइन यूनिट सेल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोले हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, वैसे ही यूनिट सेल क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जैक्टली एक ट्रू सॉलिड है, वो एक क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक सॉलिड रखा हुआ है, तो क्या ये बेसिकली इतना बड़ा है क्या, नहीं, ये किसी ना किसी यूनिट से बना होगा। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगी, सपोज करो यहां से मैं इसको तोड़ के एक छोटा सा सेल निकालता हूं, जो सेल क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होके इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को बना रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। एक ट्रू सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्लियर है, एक बड़ा सा मेरे पास सॉलिड है, उसका अगर मैं एक छोटा सा पार्ट निकालूं, बट क्या कंडीशन है कि वो छोटा पार्ट बार बार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, और उसी के रिपीटेशन से वो सॉलिड बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने उसको तोड़ा और अलग अलग टाइप के यूनिट सेल निकल रहे हैं, उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है, एक सॉलिड है, उसका एक छोटा सा पार्ट, जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर हुआ, तो किसी भी सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा, दैट इज इट्स यूनिट सेल। क्लियर हुआ। अब यूनिट सेल से देखो अपने पास बहुत सारे अलग अलग टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। यूनिट सेल क्लियर हो गया, तो अगर एक लाइन में मेरे को बोलना है यूनिट सेल क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन वगैरह मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, उसका टेंशन मत लो, सारे नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इवन मैं बहुत सारे नोट्स आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में ही दे दूंगा, तो अगर आपके पास ये भी नोट्स होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वो नोट प्रेफर करो और सारी कुछ चीजें इजिली होती जाएंगे। ठीक है, अब देखो यूनिट सेल, ठीक है, तो एक अगर मैं सिंपल सा यूनिट सेल निकालूं, मान लो अपने पास कोई, ठीक है, देखो इस चैप्टर में ना अपने को थोड़ा सा 3D अजम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इमेजिनेशन टाइप की हैं, तुमको इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब यूनिट सेल होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, बट सॉलिड बनेगा किससे, बनेगा तो एटम से ही बनेगा, और एटम का जनरली शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है, बराबर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो अपने पास ये सॉलिड है और वो ऐसे स्पेरिकल चीजों से बना हुआ है, एक चीज और नोटिस करना कि स्पेरिकल चीजों को हम लोग कितने भी अच्छे से अरेंज कर लें, फिर भी कुछ ना कुछ खाली स्पेसेस क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस बच रही है, इस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। इस पूरे चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉइड्स और दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड और यूनिट सेल। ठीक है, तो एक वॉइड बोल सकते हो इसको, इन्हीं खाली स्पेसेस को हम लोग दूसरे वर्ड में इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, या कॉमन लैंग्वेज में इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो ये तीन वर्ड दिमाग में बैठा लो, यूनिट सेल जहां पे भी होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ वॉइड हमेशा देखने को मिलता है। क्लियर है, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वॉइड क्या होता है, द एम्प्टी स्पेस which is being observed in the solid or crystalline solid is called void, interstitial space और empty space। क्लियर हुआ। तो अब मान लो मेरे पास एक ये सॉलिड है, इसमें से मेरे को एक यूनिट सेल निकालना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसको यहां से कट कर लेता हूं। अब ये जो यूनिट सेल मैंने बनाया, ये हर जगह रिपीट हो रहा है क्या, तो आंसर है मेरे पास यस, ये हर एक स्ट्रक्चर में रिपीट होते जा रहा है, दिख रहा है ऐसे। ठीक है, तो एक यूनिट सेल जब हम लोग निकालेंगे तो जनरली देखो स्पेरिकल अरेंजमेंट है, तो आगे की तरफ भी होगा, पीछे की तरफ, ऊपर भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। ठीक है,
तो एक यूनिट सेल को अगर मैं यहां से बाहर निकालूं तो वो मुझे कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा क्या, क्योंकि मैं इतनी ही जगह तो कट कर रहा हूं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, 2D डायग्राम हो गया यूनिट सेल का। बट इसी को अगर मैं 3D में लेके आऊं तो यही यूनिट सेल मुझे ऐसे दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा यूनिट सेल। यहां पे देखेंगे हम लोग तो जो एटम्स हैं वो ऐसे डिवाइडेड फॉर्म में मुझे दिखेंगे। क्लियर हुआ। तो यूनिट सेल बोलने का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो एटम्स है उनको काट के एक पर्टिकुलर यूनिट सेल निकाला गया है, वो यूनिट सेल क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट होगा। तो ये यूनिट सेल का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे और भी सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ तक यूनिट सेल क्लियर है। अब यूनिट सेल ऐसा नहीं है कि खाली एक ऐसे क्यूबिकल फॉर्म में हो सकता है, यूनिट सेल अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। अब देखो यहां से अपने को अलग अलग डेफिनेशंस निकलती है। सबसे पहले क्या कि यूनिट सेल क्या होता है, बराबर। यूनिट सेल के बाद वॉइड क्या होता है, ये दो डेफिनेशंस मैंने क्लियर कर दी। नेक्स्ट आता है लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट इसमें आएगा स्पेस लैटिस। नेक्स्ट इसमें आएगा एक टॉपिक ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं आज कवर कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग जो डेरिवेशन वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यूनिट सेल मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या बोली जाएगी, यूनिट सेल। क्लियर है। तो एक मैंने क्या कर लिया, यहां से एक यूनिट सेल ऐसे निकाल लिया, ठीक है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो पॉइंट्स हैं, राइट, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। क्लियर है। ये क्या हो गया हमारे पास, लैटिस पॉइंट। स्पेस लैटिस क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल का अगर मैं कोई भी यूनिट सेल बनाऊं, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला यूनिट सेल प्रॉपरली क्यूबिकल ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे हमको हेक्सागोनल यूनिट सेल भी देखने को मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यूनिट सेल ये टाइप का भी हो सकता है। तो अगर इसमें अगर मैं बोलूं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलूं लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 8 9 10 11 12। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अपने को समझ में आए कि लैटिस पॉइंट होते क्या। एक यूनिट सेल में जो यहां से सपोज करो एक लाइन में पास करो, जहां पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। या अगर और सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो किसी भी यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स होते हैं दैट इज यूनिट, दैट इज लैटिस पॉइंट। अब इन लैटिस पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, इन लैटिस पॉइंट का जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। जैसे अगर इसके लैटिस पॉइंट का कलेक्शन मैं बोलूं तो कितने हैं, 8 है। बट इसके लैटिस पॉइंट का जो कलेक्शन है वो कितने हैं, 12। क्लियर है। तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, बराबर है, उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। स्पेस लैटिस किसको बोलोगे, यूनिट सेल के कॉर्नर का जो लैटिस पॉइंट का कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। अब ब्रेविस लैटिस क्या होता है, इन लैटिस पॉइंट को कलेक्ट करके ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, जिसने क्या किया था, 14 अलग अलग टाइप के यूनिट सेल बना के दिखाए लोगों को, राइट। तो ब्रेविस लैटिस क्या होता है कि ब्रेविस ने क्या किया, 14 टाइप के यूनिट सेल बना के दिखाए, क्या यूज करके, लैटिस पॉइंट को यूज करके, बराबर। तो 14 टाइप उसने बताए तो हैं, बट 14 टाइप हमारे पोर्शन में नहीं है, हमको सिर्फ 6 या 7 यूनिट सेल पढ़ने। उसमें भी मेजरली जो 12th का बोर्ड है, सीईटी है, वो खाली 3 टाइप के यूनिट सेल में डील करता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। तो मिला जुला के मैं तुमको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कितने टाइप के यूनिट सेल हैं, बट हमको सिर्फ हमारे पोर्शन के लिए सिर्फ 3 यूनिट सेल इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशंस दे देता हूं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस वगैरह दे दिए हैं। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा दैट इज यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट क्या होगा? एनी पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। या सिंपल सा समझ लो, कोई भी यूनिट सेल है उसके भी जितने भी कॉर्नर्स है उसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? स्पेस लैटिस, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन द क्रिस्टल हैविंग सिमिलर एनवायरनमेंट। ठीक है, एक यूनिट सेल है उसके जितने भी लैटिस पॉइंट है उन सारे का कलेक्शन हमेशा क्या होगा अपने पास? स्पेस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होता है? ब्रेविस एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया हुआ है? 14 वे से इनको अलग अलग फॉर्म में यूनिट सेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। उसने क्या किया? ठीक है, उसने क्या किया? यूनिट सेल को अरेंज करने के बाद जो उनकी लेंथ है, जो एज की लेंथ है, उसको क्या नाम दिया? एबीसी करके उसने रिप्रेजेंट किया। और जो एंगल्स हैं उसको उसने क्या कर दिया? अल्फा बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट किया। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जैसे देखिए, सपोज करो कि अपने पास ये यूनिट सेल है, अगर हम लोग ये यूनिट सेल लेके चले, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ये इसकी एज है, इसको हम लोग ए बी और सी करके रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसका जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है या यहाँ पे जो एंगल है, जो भी एंगल होगा उसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्रेविस लैटिस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें अपने को कितने यूनिट सेल पढ़ने? 7 टाइप के यूनिट सेल पढ़ने। ठीक है, जो भी एजेस होगी उसको एबीसी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी इनके एंगल्स होंगे उसको हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं पूरी एक लिस्ट दे देता हूं कि ब्रेविस के अपने पोर्शन में लगभग मैंने बोला 14 वे से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट हमको खाली 7 यूनिट सेल पढ़ने। उसमें भी जो 3 है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेविस लैटिस की अगर हम लोग बात करें तो उसने लैटिस पॉइंट को अरेंज करके ये मेजर 7 टाइप के यूनिट सेल बनाए, जिसमें अपने को सबसे पहले आता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अगर इनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के अरेंजमेंट देखोगे तो हर एक जो यूनिट सेल है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बराबर। ये जितने भी टाइप के यूनिट सेल हैं ये कहीं ना कहीं हमको क्या करते हैं? डिफरेंस शो करते हैं। और अगर देखो, याद तो रखने की जरूरत है नहीं, बट कभी कभार मल्टीपल चॉइस में ये कंपोजिशंस अपने को वो लोग पूछते हैं एग्जाम में कि क्यूबिकल है तो अगर मान लो उसकी एक्सियल लेंथ क्या होगी या उसका जो एक्सियल एंगल होगा वो क्या होगा। ये सारी चीजें वो लोग बार बार मतलब न्यूमेरिकल टाइप्स, न्यूमेरिकल मतलब मल्टीपल चॉइस में कभी कभार वो लोग पूछते हैं। तो अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद रखोगे, देखो CTOMHRT। ठीक है, तो इसको एक याद रखने का तरीका है, सिंपल सा हम लोग याद रख सकते हैं, सिट ओम हार्ट। ठीक है, सिट ओम हार्ट करके इनको याद रख सकते हो। C फॉर क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, O से M से तुम्हारा मोनोक्लिनिक, H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल और T से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इनकी अगर एक्सियल लेंथ देखनी है अपने को तो ये भी बहुत सिंपल सा होता है। एक बार सिट ओम हार्ट से अरेंज कर दो इनको और इसके बाद देखो ये हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, खाली इनको सीरीज में एक अरेंज कर दो, एक्सियल लेंथ देखो खुद ब खुद पता चल जाएगी। ये दोनों सेम है, उसके बाद ये दोनों सेम है और लास्ट में ये दोनों सेम है। लास्ट में बचा कौन? ये सेपरेट, इसको ध्यान में रखो, ट्राइक्लिनिक। लास्ट में लिख दो, तीनों देखो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब तीनों जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। स्टार्टिंग के 3 बॉन्ड एंगल जो भी इनके एंगल्स हैं वो क्या है? 90 डिग्री है। लास्ट वाले देखो इक्वल नहीं, खाली ये 3 बीच के जो बचते हैं ये अपना याद रखने वाला पार्ट है। ठीक है, तो ब्रेविस लैटिस अगर हम लोग देखते हैं तो ये 7 टाइप के उसके मेजर यूनिट सेल्स हैं जो उसने बना के दिए थे। हमारे पोर्शन में भी इनके बारे में ही आता है। टोटल अगर हम लोग देखने जाएं तो 14 टाइप के यूनिट सेल देखने को मिलते हैं, बट हम लोग इनको
ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो एक तरीका होता है सिंपल सा, हम लोग इनको आपस में मैच करके याद रख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेटली अपना जो पोर्शन है वो बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड से कवर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बट कभी कभार एक दो क्वेश्चन यहाँ से अपने को मल्टीपल चॉइस में मिल जाते हैं, तो जो हमको याद रखना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है बराबर। पूरे लेक्चर की अगर मैं समरी बताऊं तो आज के लेक्चर में हमने पूरा टॉपिक कवर किया, कितने टाइप के सॉलिड हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट, उसमें भी मॉलिक्यूलर को भी क्लासिफाई किया। नेक्स्ट मैंने आपको यूनिट सेल बताया, यूनिट सेल क्या होते हैं, उसके बाद लैटिस पॉइंट क्या होता है, उसके बाद ब्रेविस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, ब्रेविस ने कितने टाइप के यूनिट सेल बनाए, उनका बॉन्ड लेंथ का या एक्सियल लेंथ का क्या कंपोजिशन दिया, ये आजकल के वीडियो में हम लोग ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स में आपको अभी से बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ताकि उसके लिए देखो अब देखो 2 वीडियोस हो चुके हैं सॉलिड स्टेट पे हमारे, ठीक है, तो दोनों वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो। थर्ड वाला जो टॉपिक है, थर्ड लेक्चर जो टॉपिक चलेगा वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो मैं तो यही आपको बेटर राय दूंगा कि ये दोनों टॉपिक पहले कवर कर लो अच्छे से। इसमें कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो उसको कमेंट कर दो, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक में बता दे रहा हूं कि हम लोग जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, इन यूनिट सेल पे, ठीक है, 3 मेजर यूनिट सेल आते हैं इसमें, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। इन तीनों टॉपिक पे डेरिवेशन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करो, क्योंकि बोर्ड्स में इनके डायरेक्ट डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड होगा तो इस पे हम लोग सारे डेरिवेशन कवर करेंगे, और इस पे अगर न्यूमेरिकल पॉसिबल हुए तो कभी कभार आए हुए थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं उसमें कराते चलूंगा, बट मेजर जो फोकस होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे वो इन 3 डेरिवेशन पे होगा, ठीक है। वॉइड कैसे निकालते हैं, किस यूनिट सेल में कितने वॉइड परसेंटेज होगा, कौन सा ज्यादा एक्यूरेसी रखता है, कौन सा कम एक्यूरेसी रखता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।